होंडा सिविक 10 जनरेशन और होंडा सिविक 9 जनरेशन की जो ये कंपैरिजन वीडियो है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्टली मैं आपके साथ सिविक 10 जनरेशन के एक्सटीरियर एंड इंटीरियर फीचर्स डिस्कस करूँगा और उसके बाद सिविक 9 जनरेशन के जो एक्सटीरियर एंड इंटीरियर फीचर्स है उसको डिस्कस करूँगा। एंड आफ्टर दैट रिव्यू के सेकंड पार्ट में मैं पहले सिविक 10 जनरेशन को ड्राइव करूँगा और एज एन ऑनर अपने ओपिनियन शेयर करूँगा और उसके बाद सिविक 9 जनरेशन के एज एन ऑनर आपके साथ अपने ओपिनियन शेयर करूँगा। 10th जनरेशन होंडा सिविक को इंटरनेशनली 2015 में लॉन्च किया गया था, जबकि पाकिस्तान में इस गाड़ी को जुलाई 2016 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अगर हम इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन, इसके फीचर्स और इंटीरियर डिज़ाइन देखें तो इस गाड़ी की हर चीज़ बहुत कूल है और एट द मोमेंट ये कूलेस्ट लोकल असेंबल्ड गाड़ी है, मगर एट द सेम टाइम इस गाड़ी को अपने बिल्ड क्वालिटी की वजह से कंट्रोवर्सी फेस करनी पड़ी। रिसेंटली 2019 में गाड़ी को फेसलिफ्ट किया गया, जिसकी वजह से गाड़ी में LED हेडलाइट्स, LED फॉग लाइट्स और अलॉय व्हील्स का एक डिफरेंट डिज़ाइन दिया गया है। फ्रंट और रेयर बम्पर में क्रोम स्ट्रिप्स की वजह से गाड़ी के लुक एनहांस कर दी गई है। इसके साथ साथ गाड़ी में शार्क फिन एंटीना की एडिशन की गई है और जो नॉन ओरिएंट वेरिएंट है उसमें क्रूज कंट्रोल को एज अ स्टैंडर्ड फीचर कर दिया गया। नाउ लेट्स सी व्हाट्स अंडर द हुड। यहाँ पे हमारे पास एक 1.8 लीटर इंजन है जो कि 141 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और फ्रंट व्हील्स को पावर करता है। यहाँ पे हमारे पास एक CVT ट्रांसमिशन है। गाड़ी ड्राइव करते हुए बाद में मैं आपके साथ CVT ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस शेयर करूँगा। कूल होने के साथ साथ गाड़ी बहुत एग्रेसिव भी है और मेरे ख्याल से सेगमेंट की कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो कि लुक्स में होंडा सिविक के साथ कम्पीट कर सके। होंडा सिविक पाकिस्तान की पहली गाड़ी है जिसमें DRLs डे टाइम रनिंग लाइट्स ऑफर की गई थी। गाड़ी स्टार्ट करने पे ये DRLs ऑन हो जाती हैं और इनका बहुत शार्प होने का पर्पज़ है कि अगर आप किसी लो विजिबिलिटी एरिया या फिर फॉग में हो तो आपको इजीली स्पॉट किया जा सके। US और बहुत से कंट्रीज़ में एक फेडरल रेगुलेशन है कि कार मैन्युफैक्चरर्स को DRLs एज अ स्टैंडर्ड फीचर देना है। गाड़ी की बैक लुक बहुत एग्रेसिव है और रात के वक्त ये LED लाइट्स बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं। अगर हम साइड पे हैं तो हमारे पास 16 इंच का अलॉय व्हील है। हाउएवर ये गाड़ी अलॉय व्हील्स में नहीं है क्योंकि ये ओरिएंट वेरिएंट नहीं है। गाड़ी में जो कंपनी फिटेड टायर्स आते हैं उनकी क्वालिटी एक्सट्रीमली बुरी है और उनकी लाइफ हार्डली 40,000 किलोमीटर्स है। अगर 10 जेन और 9 जेन सिविक को डायमेंशंस में कंपेयर करें तो ये गाड़ी 2 इंच वाइडर, 3 इंच लॉन्गर और इसका व्हील बेस अराउंड 1.2 इंच लॉन्गर है। हाउएवर 10 जेन सिविक साइज में तो 9 जेन सिविक से बड़ी है, मगर इनके वेट्स पे भी सेम है। गाड़ी में एक बहुत कूल फीचर है, अगर आप अनलॉक बटन को 2 दफ़ा प्रेस करेंगे तो सारी विंडोज़ ओपन हो जाएंगी और फिर अगर आप गाड़ी को 2 दफ़ा चाबी से लॉक करेंगे तो सारी विंडोज़ बंद हो जाएंगी। अगर हम सिविक टर्बो और स्टैंडर्ड वेरिएंट को साइड बाय साइड खड़ा करें तो कुछ चीज़ों को हम देख के पता लगा सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी गाड़ी है। फर्स्टली जो सिविक टर्बो है उसकी फ्रंट ग्रिल मैट ब्लैक में आती है, जबकि जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसके क्रोम में होती है। सेकेंडली टर्बो में ड्यूल एग्जॉस्ट आते हैं, जबकि जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है उसमें सिंगल एग्जॉस्ट आता है। थर्डली टर्बो में क्रोम डोर हैंडल्स आते हैं, जबकि जो नॉर्मल वन है उसमें बॉडी कलर्ड वंस। इंटीरियर में जो चीज़ सबसे पहले डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करती है वो पैडल शिफ्टर्स हैं। सेकेंडली रेयर इंटेनमेंट स्क्रीन दी जाती है जो कि 1.8 में नहीं है। गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 153 mm है और अगर गाड़ी लोडेड हो तो गाड़ी स्पीड ब्रेकर्स पे हिट करती है। अगर हम ट्रंक कैपेसिटी की बात करें तो वो कॉम्प्रोमाइज़ फील होती है, जैसे कि इसकी ट्रंक कैपेसिटी 355 लीटर्स है जबकि करोला की 470 लीटर्स है। गाड़ी का ट्रंक इंटरनली कार्पेटेड नहीं है और वन ऑफ द रीज़न है कि गाड़ी की पुअर साउंड प्रूफिंग है। ओरियल सिविक में कीलेस इग्निशन सिस्टम दिया गया है एंड दिस इज़ हाउ द की लुक्स। हाउएवर जो नॉन ओरियल वेरिएंट है उसमें 9 जेन सिविक की तरह जैकनाइफ की दी गई है। इंटीरियर में एंटर होने के बाद जो चीज़ आप सबसे पहले फील करेंगे वो ये है कि ड्राइविंग पोस्चर बहुत अमेजिंग है। सीट्स आपको बहुत अच्छी तरीके से ग्रिप करती हैं और आप कैबिन के अंदर बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं। गाड़ी के इंटीरियर की एक बहुत प्रीमियम लुक है और अपने कंपेटिटर्स में ये एक स्टेप अहेड है। गाड़ी का सेंटर कंसोल बहुत ह्यूज है जो कि कंफर्ट लेवल को इंक्रीज़ करने के साथ साथ एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि इसकी वजह से गाड़ी में स्टोरेज स्पेस ज़्यादा हो जाती है और 2 कप होल्डर्स के ऑप्शन ऐड हो जाती है। ये एरिया इस गाड़ी के सेगमेंट में इवन इंटरेस्टिंग और यूनिक है, जैसे कि कन्वेंशनल हैंड ब्रेक को रिप्लेस कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक से, जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट है। इस गाड़ी के सेगमेंट में ब्रेक होल्ड की प्रेजेंस एक बहुत यूनिक फीचर है जो कि बहुत यूजफुल और कन्वीनियंट है। इसका पर्पज़ ये है कि अगर आप किसी सिग्नल या फिर स्टॉप पे गाड़ी खड़ी करना चाहते हैं तो आपको ब्रेक पेडल प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप ब्रेक होल्ड दबाएंगे तो गाड़ी खुद ही ब्रेक प्रेशर रिटेन करेगी और उस जगह पे खड़ी हो जाएगी, और फिर आप जिस तरह गैस पेडल दबाएंगे तो गाड़ी मूव करने लग जाएगी। और उसके बाद अगर आप किसी एक और जगह पे फिर से स्टॉप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेक होल्ड अप्लाई हो जाएगा और एक एक्टिवेशन का साइन नीचे आ जाएगा। जैसे कि गाड़ी के इंटीरियर का एक बहुत इंप्रेसिव डिज़ाइन है तो गाड़ी में बहुत से कप होल्डर्स और स्टोरेज स्पेसेस हैं। हाउएवर गाड़ी का जो कैबिन है वो टोयोटा करोला से लेस स्पेशियस फील होता है। गाड़ी में जो कंपनी फिटेड एंड्रॉइड सिस्टम आता है उसका एंड्रॉइड वर्जन बहुत पुराना है। सेकेंडली इसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट्स की जा सकती हैं। इंटीरियर में जो क्वालिटी यूज़ की गई है मटेरियल की वो बहुत अच्छी नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत इंफीरियर भी नहीं है। मगर जो ये वाला पार्ट है ये बहुत क्विक था वेरिएंट ईयर में और उसको बहुत जल्दी स्क्रैचेस पड़ गए थे। गाड़ी में जो फ्रंट 2 विंडोज़ हैं वो ऑटोमेटिक हैं और जो फ्रंट पैसेंजर है उसके पास लॉक एंड अनलॉक कंट्रोल भी है। गाड़ी में एक बहुत यूजफुल फीचर है, इन कंट्रोल्स को टैप करने से इंडिकेटर 3 बार ब्लिंक करता है
और ये फीचर बहुत यूज़फुल है हाईवेज एंड मोटरवेज पे। लॉन्ग विद टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, जो गाड़ी की ड्राइविंग सीट है वो एडजस्टेबल है, जिसकी वजह से हर बंदा अपने हाइट के हिसाब से अपना ड्राइविंग पोस्टर सेट कर सकता है। गाड़ी का मीटर ऑप्टिट्रॉन है, जो कि हमें इंफॉर्मेशन देता है ट्रिप ए, रेंज, फ्यूल एवरेज और ट्रिप बी की। इसके साथ साथ ये हमें आउटसाइड टेम्परेचर भी शो करता है। बटन को प्रेस करने से मीटर के अंदर एक येलो कलर का सिंबल आ जाता है, जिसका मतलब है कि ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो गया है, और ये सिर्फ तभी ज़रूरत पड़ती है जब आप स्नो, मड या आइस में कहीं स्टक हो। व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट कॉर्नरिंग में हेल्प करता है, और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो मीटर के अंदर डबल इंडिकेटर्स ब्लिंक करने लग जाते हैं। जब गाड़ी ज़रूरत से कम या ज़्यादा टर्न ले तो उस टाइम पे ये स्टेबिलिटी गाड़ी की इंप्रूव कर देता है। और जब गाड़ी को स्लिपरी सरफेस पर ड्राइव कर रहे हों तो रोड ग्रिप इंक्रीज करने के लिए इंजन आउटपुट को रेगुलेट करने के साथ साथ सिलेक्टिवली ब्रेक अप्लाई करता है। गाड़ी की ब्रेकिंग और रोड ग्रिप बहुत अच्छा होने की एक और वजह गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की प्रेजेंस है। इस टेक्नोलॉजी का पर्पज़ यह है कि रोड कंडीशंस, स्पीड एंड लोडिंग के हिसाब से ब्रेक फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिसकी वजह से व्हीकुलर कंट्रोल इंक्रीज हो जाता है। ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से गाड़ी की स्टेबिलिटी, हैंडलिंग, रोड ग्रिप और ब्रेकिंग अपने कंपटीशन में सबसे अच्छी है। अगर हम गाड़ी के रेयर रूम की कंफर्ट और सीटिंग कैपेसिटी की बात करें तो मेरे हिसाब से गाड़ी की कंफर्ट तो बहुत अच्छी है, मगर गाड़ी के रेयर रूम को मजीद स्पेशियस होना चाहिए था। और सीट वेल साइज नहीं है, सीट के एंड पे दोनों तरफ कोई प्लास्टिक यूज़ किया गया और कभी कभी आपकी कमर उसके साथ रेस्ट करती है और आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। एक और ड्रॉबैक ये है कि गाड़ी का जो फ्लोर बेड है वो फ्लैट नहीं है, जिसकी वजह से लॉन्ग जर्नीज़ में 5 लोगों के लिए ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है। एक और नेगेटिव बात यह है कि हाई स्पीड्स पे रेयर पैसेंजर्स को वाइड नॉइस फील होती है और जो कैबिन है वो साउंडलेस नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड गाड़ी में रेयर एसी इवेंट्स होना एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। हाउएवर इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है, मगर इसलिए कि किसी भी गाड़ी में ये ऑप्शन नहीं होती, सो अगर देखा जाए तो एक बहुत कन्वीनियंट फीचर है। जैसे कि गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रंक ओपनर है, तो जब गाड़ी की बैटरी डाउन हो तो ट्रंक को ओपन करना एक प्रॉब्लम हो सकती है, मगर इसके लिए गाड़ी में एक बहुत कूल सोल्यूशन दिया गया। रेयर सीट्स के पीछे एक सीक्रेट ट्रंक ओपनर है। फॉर द लगेज टेस्ट ट्रंक में 3 लार्ज साइज बैग और 2 मीडियम साइज बैग फिट किए जा सकते हैं। सिविक की 9th जनरेशन ने सितंबर 2012 में सिविक रिबॉर्न को रिप्लेस किया था और ये गाड़ी 2016 तक प्रोडक्शन में रही थी। 2015 में गाड़ी फेसलिफ्ट की गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी में डिफरेंट क्रोम ग्रिल, 3 कैमराज, एक इंटीरियर के लिए, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। इसके साथ साथ गाड़ी में क्रोम डोर हैंडल्स, एक एंड्रॉयड बेस्ड नेविगेशन सिस्टम और लेदर ब्राउन इंटीरियर की एडिशन की गई थी। ये गाड़ी 2015 मॉडल प्री फेसलिफ्ट नॉन ओरियल वेरिएंट है। फेसलिफ्ट और प्री फेसलिफ्ट के जो एडिशंस हैं वो मैंने आइडेंटिफाई कर दिए हैं, मगर जो ओरियल वेरिएंट है उसके एडिशंस में आगे आपको आइडेंटिफाई कर दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट्स अंडर द हुड। यहाँ पे हमारे पास एक 1.8 लीटर आईवीटेक इंजन है जो कि 141 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और फ्रंट व्हील्स को पावर करता है। बाद में गाड़ी ड्राइव करते हुए मैं आपके साथ आईवीटेक इंजन के एडवांटेजेस शेयर करूँगा। अगर हम फ्यूल एवरेजेस की बात करें तो ऑटोमेटिक वेरिएंट 9 to 10 विद इन सिटी देता है और 13 to 14 ऑन हाईवेज एंड मोटरवेज। However, जो मैनुअल वेरिएंट है वो विद इन सिटी अराउंड 11 to 12 की एवरेज देता है और लॉन्ग पे अराउंड 14 to 15। मगर ये याद रहे, ये जो वैल्यूज़ हैं ये रफ एस्टिमेट्स हैं और ये आपके ड्राइविंग स्टाइल और कंडीशंस पर डिपेंड करता है। मूविंग ऑन टू द एक्सटीरियर, गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो इतना कैचिंग नहीं जितना नॉर्मली सिविक का आज तक रहा है। वैसे तो होंडा फैंस का क्लेम है कि होंडा कभी भी एक्सटीरियर डिज़ाइन में डिसअपॉइंट नहीं करता। इवन जो टोयोटा के फैंस हैं वो भी ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि एक्सटीरियर डिज़ाइन में होंडा का मुकाबला नहीं किया जा सकता, मगर बहुत से लोगों को ये गाड़ी की एक्सेप्शन फील होती है। ये जो मल्टी फिल्टर लैंप है इसकी नाइट विजिबिलिटी एवरेज है और जो फॉग लाइट्स हैं नॉन ओरियल वेरिएंट में एज अ स्टैंडर्ड नहीं दी जाती। अगर हम साइड पे हैं तो हमारे पास एक 15 इंच अलॉय व्हील है। हाउएवर ये गाड़ी अलॉय व्हील्स में नहीं है क्योंकि ये ओरियल वेरिएंट नहीं है। सिमिलरली ओरियल वेरिएंट ना होने की वजह से गाड़ी में रिट्रैक्टेबल मिरर्स नहीं आते, जो कि एक बहुत डिसअपॉइंटिंग बात है क्योंकि इस तरह के एक बेसिक फीचर को एज अ स्टैंडर्ड होना चाहिए। मैं गाड़ी की एक्सटीरियर डिज़ाइन और साइड लुक पे कोई खास कमेंट नहीं करना चाहूँगा और ये डिसीजन टोटली आपके ऊपर है कि आप गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन को कितना को पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को इसने डिसअपॉइंट भी किया है और कुछ लोगों को ये पसंद भी आया है। गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी बहुत इंप्रेसिव है और अपने कंपेटिटर करोला से काफ़ी ज़्यादा है।
गाड़ी का रिमोट सिस्टम जैक नाइफ की के साथ आता है और जब सिविक 9 जनरेशन पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी तो ये पहली गाड़ी थी जिसमें जैक नाइफ की दी गई थी। गाड़ी का इंटीरियर ड्राइवर सेंट्रिक है और जो उसका डिज़ाइन है बहुत अमेजिंग है। बहुत से लोग प्रेजेंट 10 जन सिविक के मुकाबले में 9 जन सिविक के इंटीरियर डिज़ाइन को ज़्यादा पसंद करते हैं। गाड़ी की सीटिंग कंफर्ट, इंटीरियर डिज़ाइन, डिजिटल मीटर और आईमेट की वजह से एक बहुत प्रीमियम फील है। ये आईमेट आउटसाइड टेम्परेचर, रेंज, फ्यूल एवरेजेस, ट्रिप ए और ट्रिप बी की क्लॉक और टाइम शो करने के साथ साथ हमें बहुत सी फर्दर कस्टमाइजेशन की ऑप्शन देता है। साइमेट की एक और ख़ास बात यह है कि आप गाड़ी का जौन सा दरवाज़ा खोलेंगे या आपको डिस्प्ले में शो करेगा कि आपने गाड़ी का कौन सा दरवाज़ा ओपन किया। हाउएवर ऑन द अदर हैंड गाड़ी में कुछ नेगेटिव बातें भी हैं। ये जो टेक्सचर और मटेरियल है इस डैशबोर्ड का वो बहुत अच्छी फीलिंग नहीं देता और ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और हमेशा की तरह होंडा सिविक का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है और बहुत आउटडेटेड है। और उसका एक मेजर इशू ये है कि ये रिवर्स कैमरा पे एक बहुत डिले के बाद जाता है। मगर ऑन द अदर हैंड गाड़ी में पॉजिटिव साइड्स भी हैं, जिस तरह का इकोनॉमी मोड गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी को स्लाइटली इंक्रीज़ कर देता है। गाड़ी की ड्राइविंग सीट की हाइट मैनुअली एडजस्टेबल है और उसके साथ साथ गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो टेलीस्कोपिक है, जिसका मतलब इसे अंदर, बाहर, ऊपर और नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। गाड़ी में एक बहुत यूज़फुल फीचर है, इन कंट्रोल्स को टैप करने से इंडिकेटर्स 3 बार ब्लिंक करता है और ये फीचर बहुत यूज़फुल है हाईवेज एंड मोटरवेज में। होंडा सिविक की 8th और 9th जनरेशन की हैंड ब्रेक एक बहुत यूनिक स्टाइल और प्लेस है जो कि हर एक यूज़र को बहुत पसंद है। ये जो ह्यूज सेंटर कंसोल है ये फ्रंट पैसेंजर्स के लिए एज अ आर्मरेस्ट के तौर पे काम करने के साथ साथ एक अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस भी है। इसके साथ साथ गाड़ी में मल्टीपल स्टोरेज स्पेसेस हैं और गाड़ी के रेयर में डोर्स के अलावा जो सेंटर आर्मरेस्ट है उसके अंदर भी 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। गाड़ी के नॉन ओरियल वेरिएंट में 7 स्पीड क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है, जबकि जो ओरियल वेरिएंट है उसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल आता है। और एक जो लास्ट डिफरेंस रह गया वो ये है कि ओरियल वेरिएंट में क्रूज कंट्रोल दिया जाता है। अगर मैं पैसेंजर कैपेसिटी की बात करूँ तो फ्रंट साइड पे तो बहुत ऑप्टिमल है। अब मैं बैक साइड पे जाके चेक करता हूँ। रेयर रूम में भी गाड़ी का हेड रूम और लेग रूम बहुत ऑप्टिमल है। और एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि जो फ्लोर बेड है वो फ्लैट है, जिसकी वजह से 3 पैसेंजर्स आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं लॉन्ग जर्नीज़ के लिए भी। सबसे पहले मैं आपके साथ एक अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूँगा जिससे शायद बहुत से लोग डिसएग्री करें। बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि सिविक 10 जन की बिल्ड क्वालिटी इंतहाई बुरी है, बट मेरे हिसाब से गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ठीक है। हाउएवर गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स को बिल्ड क्वालिटी के साथ मिक्स नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से गाड़ी में 2 ही क्वालिटी इशूज़ हैं। नंबर 1 जो इनर डोर क्रोम हैंडल्स हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और वो कुछ देर बाद स्क्रैप कर जाते हैं। सेकेंडली गियर नॉब पर जो ग्लास यूज़ किया गया है उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इन 2 इशूज़ के अलावा गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ठीक है। हाउएवर मैं इस बात से एग्री करता हूँ जो गाड़ी के इनिशियल यूनिट्स है 2016 में उनमें काफ़ी सारे क्वालिटी इशूज़ थे, बट 2017 के बाद से उन्हें काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया गया। अब मैं आपके साथ CVT ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस शेयर करूँगा। नंबर 1 एडवांटेज ये है गाड़ी आइडियल RPMs पे रहती है और फ्यूल एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव्ड होती है। सेकेंडली फ्यूल एमिशंस होते हैं और थर्डली गाड़ी की जो शिफ्टिंग है वो एक्सट्रीमली स्मूथ होती है। और अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करें तो उसमें स्लगिश रिस्पॉन्स, स्लोअर एक्सेलरेशन और हायर कॉस्ट शामिल है, क्योंकि CVT ट्रांसमिशन ऑयल रिकमेंडेड है कि 30,000 किलोमीटर्स पे चेंज किया जाए। अगर हम सिविक एंड क्रोला की सस्पेंशन को कंपेयर करें तो क्रोला की सस्पेंशन हमेशा ज़्यादा सॉफ्ट रही है, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल राइड प्रोवाइड करती है क्योंकि वो बम्प्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, जबकि हमेशा सिविक की सस्पेंशन ज़्यादा इंप्रूव्ड और सुपीरियर हैंडलिंग प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ गाड़ी की रोड ग्रिप बेहतर होती है, गाड़ी चलाने में ज़्यादा सेफ फील होती है और एक ड्राइवर को ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील देती है। गाड़ी में कपल ऑफ सेफ्टी फीचर्स हैं जिसमें डुअल एयरबैग्स, ABS एंड EBD ब्रेक्स, ऑटोमेटिक ब्रेक होल्ड, व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट और गाड़ी की बॉडी इटसेल्फ व्हिच इज डिजाइंड टू बी सेफर विद इट्स इम्पैक्ट एब्जॉर्बिंग एबिलिटी। गाड़ी में मॉबलाइजर भी प्रेजेंट है, जिसका मतलब अगर गाड़ी में कोई सिमिलर की इंसर्ट की जाती है तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होगा। एज यूजुअल ये वाली सिविक इतनी ड्यूरेबल एंड रिलायबल नहीं है जितना कि करोला है और गाड़ी में बहुत से मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स हैं। 3 और चीज़ें हैं जो कि सिविक में मिसिंग है मगर करोला में अवेलेबल है। नंबर 1 चीज़ गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए चार्जिंग सॉकेट नहीं है। सेकेंडली गाड़ी में पैडल शिफ्टर्स नहीं है और थर्डली गाड़ी की रेयर सीट्स फोल्डेबल नहीं है। सिविक की मुझे वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव बात ये लगती है कि इसका जो वारंटी पीरियड है वो 2 years और 50,000 किलोमीटर्स के लिए सिर्फ, जबकि करोला का 3 years और 100,000 किलोमीटर्स के लिए। क्योंकि बहुत से लोग सिविक 10 जन पे सिविक 9 जन से अपडेट करके आते हैं, तो मैं एक छोटा सा कंपैरिजन इन दोनों गाड़ियों को भी करना चाहूँगा। अगर मैं 9 जन सिविक की फेवर में बात करूँ तो नंबर 1 बात यह है कि 9 जन सिविक की पावर एंड एक्सेलरेशन 10 जन से बेहतर है। सेकेंडली गाड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होती है काफ़ी लोगों को, जैसे कि गाड़ी के रेयर रूम में फ्लोर बेड फ्लैट है और 9 जन में तकरीबन ना होने के बराबर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स थे। और अगर मैं 10 जन सिविक की फेवर में बात करूं तो गाड़ी की लुक्स, हैंडलिंग, सस्पेंशन, ब्रेकिंग, स्टेबिलिटी, रोड ग्रिप, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, ब्रेक होल्ड, रेयर एसी वेंट्स, स्मार्ट एंट्री और एक सेफर बॉडी स्ट्रक्चर शामिल है। अगर अब मैं गाड़ी को ग्रेड करूं तो मेरे हिसाब से गाड़ी A+ स्कोर करती है। टू गेट एन S गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं होना चाहिए।
सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूँगा, क्या ये सिविक अपने तमाम जनरेशन में सबसे ज़्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन एंड रिस्पॉन्स। और इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमें इस गाड़ी को सिविक रीबॉर्न और जो प्रेजेंट सिविक है 10th जनरेशन उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यही सिर्फ दो मॉडल्स हैं जिसमें 1.8 लीटर इंजन ऑफर किया गया है। सो अगर हम हॉर्स पावर को कंपेयर करें, जो 10th जन सिविक है प्रेजेंट वो 138 हॉर्स पावर है और जो सिविक रीबॉर्न है वो 140 हॉर्स पावर है। हाउएवर ये वाली 9th जनरेशन जो है ये 141 हॉर्स पावर है। सो इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस गाड़ी की परफॉर्मेंस एंड आउटपुट स्लाइटली बेहतर है बाकी दोनों मॉडल से। सो येस, दिस इज़ द मोस्ट पावरफुल सिविक एवर। सेकेंडली 10th जन की पावर इसलिए भी 9th जन से कम है क्योंकि उसमें CVT ट्रांसमिशन दी जाती है, जिसका एक डिसएडवांटेज है कि जब आप उसमें पेडल देते हैं तो गाड़ी थोड़ा सा लैग के बाद रिस्पॉन्स देती है। अगर मैं गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी की बात करूँ तो मेरे हिसाब से बहुत इंप्रेसिव है। ये गाड़ी एक ड्राइवर्स कार है और जो ड्राइवर है वो बहुत थॉरली इंजॉय करता है राइड को। सबसे पहले तो गाड़ी का जो पिकअप है वो बहुत अच्छा है। विदिन 10 सेकंड्स गाड़ी 0 to 100 पहुँच जाती है और जो उसका ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो भी 38 मीटर्स है, जो कि अपने कंपेटिटर करोला से कम है, जैसे कि उसका 41 मीटर्स है। अगर मैं गाड़ी के डाउन साइड की बात करूँ वाइल ड्राइविंग, तो ये प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी के कैबिन में बहुत ज़्यादा विंड नॉइज़ फील होती है, जिसकी वजह गाड़ी की पुअर साउंड प्रूफिंग है। और मेरे ख्याल में बिल्कुल भी ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे कंपनी का बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़े, जैसे कि जिसके कंपेटिटर करोला है उसकी साउंड प्रूफिंग इस गाड़ी से बहुत बेहतर है। अगर मैं गाड़ी की सस्पेंशन की बात करूँ तो मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग तो बहुत अच्छी है, मगर जो रोड्स पे जो बम्प होते हैं गाड़ी उस पर अब्जॉर्ब नहीं करती और ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी बम्प गाड़ी में फील होता है। हाउएवर सिविक ऑनर्स को ये बात पता होती है, वो इस गाड़ी को एज अ प्लस पॉइंट लेते हैं क्योंकि गाड़ी की इंप्रूव हैंडलिंग और जो रोड ट्रिप है वो बहुत इंप्रेसिव होती है। ऑन द अदर हैंड टोयोटा करोला की जो सस्पेंशन है इससे टोटली ऑपोजिट है। उसमें आपको इंप्रूव्ड हैंडलिंग और रोड ट्रिप है वो तो नहीं मिलती, मगर जो पैसेंजर्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि रोड पे ईच एंड एवरी आने वाले बम्प को गाड़ी अब्जॉर्ब करती है। और ओवरऑल एक बेनिफिट ये भी है कि जो खड्डों वाली रोड्स होती हैं गाड़ी उन पर भी ड्राइव की जा सकती है और बेहतर परफॉर्म करती है। मेरे ख्याल से गाड़ी की स्टेबिलिटी में बात करना एक थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, क्योंकि ये जो गाड़ी है इसमें से जो सिविक है उसके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपोर्टेड एक्सीडेंट्स हैं। और इस गाड़ी के जो ऑनर्स हैं, बहुत से ऑनर्स को इसकी स्टेबिलिटी के साथ प्रॉब्लम फील हुई है। कुछ लोग के ख्याल में गाड़ी के जो कंपनी फिटेड टायर्स थे, कुछ के ख्याल में टायर साइज़ या कुछ के ख्याल में जो स्टेबिलिटी एज अ होल है वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी इस गाड़ी की। बट मेरे ख्याल में एज़ पर द बेस एंड द हाइट गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है वो एब्सोल्युटली फ़ाइन है। और अगर आपका ओपिनियन मेरे से ऑपोजिट है तो आप मुझे कमेंट करके और रीज़न बता सकते हैं और हम ये रीज़न फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्यों ये गाड़ी के मोस्ट रिपोर्टेड एक्सीडेंट्स हैं। गाड़ी का एक प्लस पॉइंट ये है कि जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है वो प्रेजेंट सिविक 10th जन और जो पिछली सिविक रीबॉर्न थी उन दोनों से ज़्यादा है और गाड़ी मोस्टली स्पीड ब्रेकर्स पे हिट नहीं करती। अगर हम गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो गाड़ी में 2 एयरबैग्स दिए जाते हैं, एक ड्राइवर साइड के लिए और एक पैसेंजर साइड के लिए। इसके अलावा गाड़ी में ABS ब्रेक्स मौजूद हैं। एक और यूजफुल फीचर जो कि गाड़ी को थेफ्ट से बचाता है वो गाड़ी में मोबिलाइज़र की प्रेजेंस है, जिसका मतलब यह है कि अगर गाड़ी में कोई सिमिलर चाबी इंसर्ट की जाती है तो उसकी वजह से गाड़ी का इंजन स्टार्ट नहीं होगा। स्टीयरिंग व्हील में मल्टीमीडिया कंट्रोल्स के प्रेजेंस ड्राइवर की अटेंशन डाइवर्ट नहीं होने देती, सो इसलिए ये कंट्रोल्स भी एक तरह के सेफ्टी फीचर हैं। अगर मैं गाड़ी की इश्यूज़ की बात करूँ तो नंबर 1 इशू जो लोगों ने फेस किया है वो गाड़ी के कैटालिटिक कन्वर्टर का है। पाकिस्तान में प्योर क्वालिटी फ्यूल होने की वजह से आफ्टर 80,000 और 1 लाख किलोमीटर के बाद गाड़ी का जो कैट है वो ब्लॉक हो जाता है और गाड़ी की परफॉर्मेंस और फ्यूल एवरेज डाउन हो जाती है। और इसका सलूशन है कि गाड़ी के कैट की सर्विस करवाई जाए और ईच सर्विस 2 से 3 हज़ार रुपये कॉस्ट करती है। एक और प्रॉब्लम यह है कि जब गाड़ी थोड़ा ज़्यादा चल जाती है तो जो स्टीयरिंग व्हील की सरफेस है वो ख़राब हो जाती है और वे भी इसलिए होती है कि पाकिस्तान के वेदर कंडीशंस के हिसाब से इसका मटीरियल नहीं यूज़ किया गया। एक और प्रॉब्लम जो कि मुझे अपनी गाड़ी में आई है वो ये है कि जो गाड़ी का क्लच है वो अजीब आवाज़ें निकालने लग जाता है जब अराउंड 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चल जाती है। अगर अब मैं गाड़ी को ग्रेड करूँ तो मेरे हिसाब से गाड़ी A ग्रेड स्कोर करती है और S ग्रेड के लिए गाड़ी में कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं होना चाहिए था और सेकेंडली एक बेहतर लुकिंग एक्सटीरियर होना चाहिए था, स्पेशली फ्रॉम द बैक।